उस 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, अब खास तौर से समझना, मैंने ये आपको एग्जांपल पहले भी समझा चुका हूँ। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे एक बकेट है, उस बकेट में 1 लीटर पानी है नीचे रखा हुआ। दोबारा बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कब? सैचुरेशन पॉइंट के बाद। याद रखना बात। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है केएसपी निकाल लो, केएसपी पता है तो सॉल्युबिलिटी निकाल लो। ऐसा आप कर सकते हो बड़े आराम से कि भैया कोई भी सॉल्ट है तो उसको तोड़ दो, हर एक के नीचे उसका कितने आए मोल उससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पीछे वाले केस में क्या था। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे, मस्त होगे और अपनी स्टडी को खूब एंजॉय करोगे। बेटा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने रफ्तार बैच के इक्विलिब्रियम चैप्टर में और लेक्चर नंबर 11 में। इस लेक्चर नंबर 11 में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भैया आखिर सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तभी तो हम सोचेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बेटा मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि हमें क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। कितना बनाना है? 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें बनाना है। ठीक है, तो उस 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं? उस 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। बहुत सिंपल सी बात है भैया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें सॉल्यूट के कितने मोल्स लगने वाले हैं। अगर 1 मोल लगेगा तो हम बोल देंगे भैया सॉल्युबिलिटी 1 मोल पर लीटर है। 2 मोल लगेंगे बोल देंगे सॉल्युबिलिटी 2 मोल पर लीटर। अगर 1.5 मोल लगे तो सिंपली बोल सकते हैं भाई इसकी सॉल्युबिलिटी 1.5 मोल पर लीटर है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी को आधार मान के हमें आगे की चीजें करनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। और नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन सैचुरेटेड। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि भैया सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी सिंपल सा आपको सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाना है और जितने भी आपको मोल्स उसमें लगे उसी को हम क्या बोल देंगे? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम सॉल्यूशंस को, सॉल्यूट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, उनको हम सिंपली बोल देंगे सॉल्युबल सॉल्यूट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वेरी हाई सॉल्युबल सॉल्यूट। इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है? इनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा होगी। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूट का 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा डिसॉल्व कर सके हम, तो उसको हम बोलेंगे वेरी सॉल्युबल सॉल्यूट, वेरी सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अगर इसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है वो 0.01 मोलर से ज्यादा होगी और 0.01 मोलर से कम होगी, तो इस तरीके के सॉल्यूट को हम बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। लेकिन यदि हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से भी कम है, यदि हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही कम है, 0.01 मोलर से भी कम है, तो उस सॉल्ट को हम बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और मेनली हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए वो केवल इसी के लिए वैलिड होंगे, नहीं, वो सबके लिए वैलिड होंगे, तीनों के लिए वैलिड होंगे। लेकिन मेनली हम यहां पे जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं किसके लिए? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं कि भाई
समझते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको समझाने के लिए मैंने सबसे पहले एक सॉल्ट ले लिया, ठीक है, सबसे पहले एक सॉल्ट ले लिया। इससे भी पहले आपको एक और भी बढ़िया चीज बताऊंगा, जो छोटी चीज है वो बताता हूं। ये मैंने आपको पहली क्लास में शायद समझाई होगी, या फिर पहली या फिर दूसरी क्लास में समझाई होगी इक्विलिब्रियम की, लेकिन फिर से वो टाइम आ गया है कि आपको ये बात दोबारा से समझाई जाए। तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मानता हूं मेरे पास एक सॉल्ट है NaCl, ठीक है, NaCl एक सॉल्ट है जो कि डिसोशिएट हो रहा है किसमें, Na पॉजिटिव में। वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव एक्वस और Cl माइनस एक्वस में ये डिसोशिएट हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी है भैया 1 मोल पर लीटर। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, मान लेते हैं एक डाटा एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी है 1 मोल पर लीटर। मतलब आप 1 लीटर में 1 मोल डिसॉल्व कर सकते हैं। ये हमने मान लिया है, डाटा नहीं है, मान लिया है चीजों को समझने के लिए, ठीक है बेटा। अब खास तौर से समझना, मैंने ये आपको एग्जांपल पहले भी समझा चुका हूं। मैंने कहा मेरे पास यहां पे एक बकेट है, उस बकेट में 1 लीटर पानी है नीचे रखा हुआ, और उसमें अभी NaCl मैंने कुछ डिसॉल्व नहीं किया, कुछ भी NaCl डिसॉल्व नहीं किया, वो प्योर वाटर है जिसमें कुछ भी NaCl नहीं है। मेरे हाथ में है 0.5 मोल, मेरे हाथ में है 0.5 मोल NaCl के। सॉल्यूशन में कितने, नीचे वाटर में कितने, 0 मोल। मैंने हाथ से छोड़ दिए, अब हाथ में कितने रह गए, हाथ में रह गए 0। ये जब 0.5 मोल वाटर में गया तो वाटर में जाके कितना हो गया, वाटर में जाके 0.5 मोल Na पॉजिटिव के दिए और 0.5 मोल इसने दिए Cl माइनस के। आप जरा मुझे बताओ सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या फिर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। आप सिंपली बोल दोगे सर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि 1 मोल डिसॉल्व हो सकता था, NaCl का 1 मोल डिसॉल्व हो सकता था, लेकिन आपने तो केवल 0.5 मोल को डिसॉल्व किया है, तो अभी तो और भी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन कैसा आ गया, ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमारे पास कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मैंने भी कहा चलो सही बात है। फिर मैंने नमक का एक और टुकड़ा उठाया, मैंने कहा देखो बेटा अब मेरे हाथ में 0.25 मोल है। हाथ में कितने मोल है, मेरे हाथ में है इस समय 0.25 मोल। सॉल्यूशन में जो नीचे पड़ा हुआ है उसमें ऑलरेडी Na पॉजिटिव होंगे कितने, 0.5, कितने होंगे 0.5। मैंने हाथ से छोड़ा, हाथ में कितने रह गए 0। सॉल्यूशन में ऑलरेडी 0.5 थे, 2.5 और आ गए तो कितने हो गए 0.75। यहां पे भी कितने आ गए 0.75। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सॉल्यूशन अभी सैचुरेटेड हो गया, तो आप फिर से बोलोगे सर सॉल्यूशन सैचुरेटेड तो नहीं है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन को तो सैचुरेटेड करने के लिए 1 मोल चाहिए थे ना, आपने तो केवल 0.75 मोल ऐड करे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अभी भी मैं मान लेता हूं आपकी बात को कि ये सॉल्यूशन अभी भी कैसा है, ये सॉल्यूशन अभी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम उसमें और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से उठाया नमक का टुकड़ा। देखो मेरा, मैंने कहा देखो फिर से मेरे हाथ में कितना है नमक, फिर से मेरे हाथ में 0.25 मोल है नमक का हाथ में। नीचे बकेट है, बकेट में Na पॉजिटिव कितना है 0.75, Cl माइनस कितना है 0.75। हाथ से छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया, हाथ में कितना रह गया 0। यहां पे कितना आ गया 1, यहां पे कितना आ गया 1। कितना कितना है, Na पॉजिटिव 1 हो गया, Cl माइनस भी 1 हो गया। अब मैंने आपसे पूछा क्या अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, तो अब आप बोलोगे हाँ सर ये सोल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि इसमें जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था उतना सोल्यूट आपने डिसॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, अब इसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। फिर आपको मैंने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई थी, आपको अगर याद हो, मैंने आपको समझाया था कि क्या करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक बड़ा सा NaCl का टुकड़ा डाल देते हैं। आप चाहो तो वो पहली वाली क्लास रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक बड़ा सा NaCl का टुकड़ा डाल दिया, और मैंने आपको पूछा था अगर वो NaCl का टुकड़ा हम दोबारा से देखें 2 दिन के बाद देखें, तो क्या वो NaCl का टुकड़ा उतना ही बड़ा अभी भी बना रहेगा। भाई और ज्यादा NaCl तो डिसॉल्व होना नहीं था, क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, ये बात तो पक्की है।
और ज्यादा NaCl डिसॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। लेकिन बात यह है, क्वेश्चन यह है, क्या वो NaCl का टुकड़ा अभी भी उतने का उतना ही बना होगा या फिर वो टूट चुका होगा? तो आप खुद ही बोलोगे, चाहे तो करके देख सकते हो कि वो NaCl का जो बड़ा सा टुकड़ा होगा ना, वो अब अपनी शेप लूज कर चुका होगा। तो आपको मैंने समझाया था कि जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होता है, मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कब? सैचुरेशन पॉइंट के बाद। तो जब तक हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया था, आप चाहो तो देख सकते हो वो क्लास को, जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया था मैंने यहां पे इरिवर्सिबल का साइन बनाया था। लेकिन जब वहां पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई अब यहां पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब यहां पे भी क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, इसलिए अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। और आपको मैंने बताया था रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। आप चाहो तो देख सकते हो टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, जहां पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है। तो आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है, इतना बड़ा एग्जाम्पल याद तो नहीं रख पाओगे, एक ही बात याद रखनी है कि भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कब? सैचुरेशन पॉइंट के बाद। दोबारा बोलता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कब? सैचुरेशन पॉइंट के बाद। याद रखना बात। तो अब हमारे पास ये कोई सॉल्ट है AB, स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। AB जैसे सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो कि दो टुकड़ों में टूटे, Na पॉजिटिव में टूटे, Cl माइनस में टूटे, Ag पॉजिटिव में टूटे, Cl माइनस में टूटे, Cu+1 में टूटे, आयोडीन माइनस में टूटे, कैल्शियम +2 एक कैटायन ये है, और कार्बोनेट एक एनायन ये है। ये भी AB टाइप का है। तो अब कहानी वहीं से स्टार्ट होती है कि मेरे पास यहां पे 1 लीटर पानी है और हाथ में है मेरे AB की सॉल्युबिलिटी कितनी है? यहां पे हमें बता रखा है कि S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB। यहां पे जो स्मॉल s मैंने लिखा है बेटा, वो क्या है? S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट AB। तो ये S सॉल्युबिलिटी है। अभी मेरे हाथ में कितने हैं? अभी मेरे हाथ में कितने हैं? जैसे देखो, मान लो अभी मेरे हाथ में कितने हैं? मेरे हाथ में है कितने AB के मोल हैं? AB के मोल है मेरे पास कितने? S मोल। यहां पे 1 लीटर पानी है और इस 1 लीटर पानी में A पॉजिटिव B माइनस कितना है? अभी तो डिसॉल्व ही नहीं किया, तो 0 0। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है S, यहां पे लिखा है 0, यहां पे लिखा है 0। अब मैंने अपने हाथ से छोड़ दिया, मैंने अपने हाथ से S मोल छोड़ दिए, वो S मोल मेरे हाथ में कितने रह गए? 0। और वो S मोल जाके इस डब्बे में, इस पानी में जहां पे 1 लीटर वाटर है उसमें गिर गया और उसमें डिसॉल्व हो गया। तो अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका होगा। अब ये सॉल्यूशन क्या हो चुका होगा? ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी हो गई? रिवर्सिबल। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि जब भी रिएक्शन सैचुरेट, मतलब जब भी कोई भी चीज सैचुरेटेड हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, और रिवर्सिबल में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो इसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। क्या आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय AB। लेकिन आप देखो बेटा, AB तो सॉल्ट है, और आपको मैंने कई बार बताया जो सॉल्ट होते हैं उनका एक्टिव मास कितना लेते हैं? उनका एक्टिव मास हमें लेना होता है 1। उनका एक्टिव मास कितना लेना होता है? उनका एक्टिव मास लेना होता है 1। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर अपनी समझदारी बढ़ाना चाहते हो तो याद रखना कि भैया ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को उठा के हम कांस्टेंट की साइड में रख देंगे, K इंटू AB। कांस्टेंट को उठा के कांस्टेंट की साइड में रख दिया, और यहां पे आ गया A प्लस B माइनस, इसको मैंने बोल दिया एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP। क्यों KSP बोला? एक सेकंड बाद बताऊंगा। A पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है? S। B पॉजिटिव का, B माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? S। तो ये क्या आ गया? ये आ गया S²। क्या किया आपने? एक सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट।
तो ये जो आया ये सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट आया। दोबारा समझो बेटा, सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया? ये सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट हो गया। तो इसीलिए हम यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस तरीके के सॉल्ट के लिए, ए बी टाइप के सॉल्ट के लिए, जैसे NaCl AgCuI CaCO3, ऐसे जितने भी सॉल्ट होंगे उन सब के लिए KSP की वैल्यू क्या आएगी? KSP इज इक्वल टू आ जाएगा S²। अगर आपको S पता है आप KSP निकाल सकते हो, और अगर आपको KSP पता है, अगर आपको KSP पता है तो आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं बेटा अपने अगले टाइप के सॉल्ट पे। अगले टाइप का सॉल्ट है लाइक हमारा AB2। AB2 टाइप का कोई सॉल्ट होगा, ये डिसोशिएट होगा किसमें? ये डिसोशिएट होगा Ca, ये डिसोशिएट होगा A+2 में और 2B- में। लाइक ये सॉल्ट हो जाएंगे लाइक CaCl2, CaF2, BaCl2 एक्सेट्रा। ये इस तरीके के सॉल्ट के एग्जाम्पल होंगे जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने देखा, ये भी एक क्वेश्चन होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? इसकी सॉल्युबिलिटी है स्मॉल एस। ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। अरे ये कितना बचेगा भाई? हाथ से छोड़ दिया, नीचे जाके गिर गया, कितना बचेगा? 0। ये कितना है? S। ये कितना है? 2S। ठीक है, KSP सीधे सीधे देखते हैं क्या आएगा। KSP आएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ AgA+2, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B- पावर कितनी आ गई? 2। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा? KSP का एक्सप्रेशन आएगा A पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है S और B- का कंसंट्रेशन है 2S स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? KSP की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों? यहां से KSP की वैल्यू आ जाएगी 4S³। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है, S पता है, तो आप KSP निकाल सकते हो। और अगर आपको KSP पता है तो S क्या हो जाएगा? S हो जाएगा हमारे पास KSP डिवाइडेड बाय 4 पावर 1/3। ये अपने पास आ गया सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है, आपको सॉल्युबिलिटी पता है तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लो, और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो बड़े आराम से, यहां से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट के पास, जो कि सॉल्ट होगा लाइक AB3 टाइप। AB3 सॉलिड डिसोशिएट हो रहा है किसमें? A+3 एक्वस प्लस 3B- एक्वस। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे बेटा? यहां पे एग्जाम्पल आ सकते हैं लाइक AlCl3, AlOH होल थ्राइस, या फिर Na3PO4। इस टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे तो फिर से बात वही है भैया, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? S वाटर में कितना है? 0, 0। आपने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, S यहां पे कितना आ गया? 3S। KSP का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? KSP का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A+3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B- Q। A+3 का कंसंट्रेशन कितना है? S। B- का कंसंट्रेशन कितना है? 3S, और इसका कितना है? होल क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 27S पावर 4। KSP इस केस में इक्वल टू हो गया 27S पावर 4। अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है आप KSP निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको KSP पता है तो आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 27 पावर 1/4। ये हमारे पास आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट पे।
नेक्स्ट टाइप का सॉल्ट लेके चलते हैं, लाइक दिस वन, Al2SO4 होल थ्राइस सॉलिड। ये एक सॉल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि डिसॉल्व होता है किसमें, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 एक्वस प्लस 3SO4 माइनस माइनस एक्वस। इस तरह से ये डिसॉल्व होता है। ठीक है, अब यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी मानते हैं एस। वाटर में कितना डिसॉल्व भाई, 0। कितना डिसॉल्व है, 0। अब मैंने हाथ से छोड़ दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो हाथ में कितना रह गया, 0। यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 2s, यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 3s। अब KSP का एक्सप्रेशन देखिए, KSP क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3। इसकी पावर कितनी आएगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस माइनस, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3। एल्यूमिनियम प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितना है, 2s पावर 2। एस सल्फेट का कंसंट्रेशन कितना है, 3s पावर 3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 4s स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा, 27s क्यूब। ये कितना आ जाएगा, 108s पावर 5। ये कितना आ जाएगा, 108s पावर 5। ठीक है, 927, हाँ आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगी KSP की वैल्यू। तो अगर सॉल्युबिलिटी पता है, KSP निकाल सकते हैं। और अगर यहां से हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाय 108 पावर 1/5। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है KSP निकाल लो, KSP पता है तो सॉल्युबिलिटी निकाल लो। ऐसा आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला केस देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, एक जनरल केस मान के चलते हैं इस बार एक जनरल सॉल्ट मानते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक जनरल ऐसे मान के चलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है AXBY सॉलिड, यहां से मिलके बना है XA। चार्ज होगा कुछ एक्वस प्लस YV, इसके ऊपर भी चार्ज कुछ होगा। यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी है S मोल आप डिसॉल्व कर सकते हो 1 लीटर में। इनिशियली ये मेरे हाथ में है, सॉल्यूशन में कितने होंगे, 0 0। बाद में ये 0, ये कितना हो गया, S, X टाइम ऑफ X, X टाइम ऑफ S एंड Y टाइम ऑफ S। A एक्वस के कितने मोल होंगे, X टाइम ऑफ S एंड B के मोल कितने होंगे, Y टाइम ऑफ S। ठीक है, तो यहां से आपके पास KSP का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, KSP का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y। ये आ जाएगा। यहां से आप देखिए बेटा क्या आएगा, X इंटू S पावर X। B का कंसंट्रेशन कितना है, YS पावर Y। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा X पावर X, S पावर X, Y पावर Y एंड S पावर Y। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं KSP इज इक्वल टू क्या आ गया, S की पावर कितनी हो गई, S की पावर हो गई X प्लस Y। ठीक है, और X की पावर हो गई कितनी, X, और Y की पावर कितनी हो गई, Y। ये हमारे पास बेटा एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया कोई भी सॉल्ट है तो उसको तोड़ दो, हर एक के नीचे उसका कितने आए मोल, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पीछे वाले केस में क्या था, पीछे वाले केस में देखो यहां पे 3 थे
तो 3s कर दिया, यहां पे 2 थे तो 2s कर दिया, फिर बाद में जो भी एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 कर दी, जो भी SO4 का कंसंट्रेशन है उसकी पावर 3 कर दी, सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल है। एक्सप्रेशन ऑफ KSP तो पाना बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा, कोई भी सॉल्ट, उसको वाटर में डिसॉल्व करके आप KSP की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक और बेसिक चीज समझते हैं। इस बेसिक चीज को हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में समझा हुआ है। यह है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक सॉल्ट को ही लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl। NaCl टूटता है Na पॉजिटिव एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। इसकी सॉलिबिलिटी है S। S मोल हम डिसॉल्व कर सकते हैं कितने में? S मोल हम डिसॉल्व कर सकते हैं इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में S मोल डिसॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए हम इसमें जो मोल डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे सॉलिबिलिटी है जस्ट फॉर एग्जांपल 1 मोल पर लीटर, सॉलिबिलिटी है 1 मोल पर लीटर, और इसमें मैंने X मोल डिसॉल्व किए। X मोल कितने हैं? सॉलिबिलिटी से कम है, 0.5 मोल पर लीटर। X मोल जो है वो सॉलिबिलिटी नहीं है बल्कि सॉलिबिलिटी से कम है। X मोल मैंने NaCl का लिया, स्टार्टिंग में ये जीरो हाथ से छोड़ दिए, हाथ में ये जीरो रह गए, सॉल्यूशन में जाके ये कितने हो गए? X। सॉल्यूशन में जाके कितने हो गए? ये X। अभी सॉल्यूशन कैसा है? अभी ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अभी ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ है, अभी भी सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें केवल 0.5 मोल डिसॉल्व हुए हैं, जबकि हो सकते हैं 1। तो सॉल्यूशन अभी हमारे पास अनसैचुरेटेड ही है। ठीक है, मैं इस समय जब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, याद रखना बेटा, इस समय सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, उस समय मैंने बोला क्या इस समय जब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, क्या मैं Na पॉजिटिव इंटू Cl माइनस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैंने कहा कैसे? भाई आपने कहा सर इस समय सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव के मोल हैं X और Cl माइनस के मोल हैं X, तो ये वैल्यू हो गई X स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला मुझे ये बताओ क्या ये KSP है? क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? आप बोलोगे सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता है। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, सैचुरेशन के बाद। अभी सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगा यार फार्मूला तो सेम है, KSP का भी फार्मूला यही था। देखो KSP का भी फार्मूला ये होता है Na पॉजिटिव इंटू Cl माइनस, और ये वाला फार्मूला भी सेम है। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बात तो आप सही बोल रहे हो कि दोनों का फार्मूला तो सही है, लेकिन आपने ही तो हमें बताया है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि जब यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर सेम एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बल्कि रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। दोबारा बोलता हूं बेटा, ठीक है, शायद आप लिंक बेटा पाओ। मैंने आपको बताया था कि अगर सॉल्यूशन में सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अगर सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी किसकी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। लेकिन इस समय सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, एक्सप्रेशन तो वही है। तो मैंने आपको समझाया था अगर हम सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बट अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम सेम एक्सप्रेशन सेम फॉर्मूला है लेकिन कंडीशन इक्विलिब्रियम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते थे रिएक्शन कोशेंट। उसको क्या बोलते थे? रिएक्शन कोशेंट। और आपको मैंने ये कई बार बताया हुआ है, इस तरीके की कई सारी बातें आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराई हुई हैं।
तो बेटा वो रिएक्शन कोशेंट यहां पे भी तो आएगा। जब वहां पे रिएक्शन कोशेंट था तो वो रिएक्शन कोशेंट यहां पे भी तो होगा। वहां पे हम उसको बोलते थे रिएक्शन कोशेंट, यहां पे उसको क्या बोलते हैं, यहां पे उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। यहां पे इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहां पे इसको बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। तो ये है हमारा आयनिक प्रोडक्ट। आप जिसको चाहो तो QIP ऐसे भी ले सकते हो, आयनिक प्रोडक्ट। ये है वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, जब सैचुरेटेड हो गया उस समय KSP की वैल्यू कितनी आएगी, KSP की वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये कितना हो जाएगा S, ये भी कितना हो जाएगा S, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी S स्क्वायर। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा बेटा कि जब हम सैचुरेशन पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है KSP। जब सैचुरेशन पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है KSP। बट अदर देन सैचुरेशन कंडीशन सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको आयनिक प्रोडक्ट या फिर रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, क्योंकि ये आयंस का प्रोडक्ट है इसीलिए इसको आयनिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि भाई आयनिक प्रोडक्ट और KSP का फॉर्मूला एक ही होगा। आयनिक प्रोडक्ट और KSP का फार्मूला एक ही होगा। डिफरेंस क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और KSP आप कैलकुलेट करते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जब वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होता है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या आता है, जैसे आपको याद है Q इज मोर देन K, Q इज इक्वल टू K, Q इज लेस देन K। तीन चीजें हम वहां पे देखते थे, वो तीन चीजें यहां पे भी तो आएंगी। कैसे आएंगी देखते हैं। यहां पे हम क्या बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP। आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, इट मींस solution is unsaturated, solution is unsaturated, more solute can be dissolved, more solute can be dissolved। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, वही वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, जब रिएक्शन कोशेंट इज लेस देन के, रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम है तो सॉल्यूशन अभी कैसा है, अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो। जब आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ जाए, KSP, उस समय क्या हो गया, उस समय सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है, नो मोर solute can be dissolved in solution। अब सॉल्यूशन में आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। जितनी रोटी मुझे खानी थी, भाई मेरी कैपेसिटी है 10 रोटियां खाने की, 10 रोटी खाने के बाद 10 रोटी, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बस जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरी कैपेसिटी है 10 रोटियां खाने की, और 10 रोटी में खा लूं तो मैं अपने आप को तृप्त समझता हूं। तृप्त का मतलब संतृप्त होता है, और संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड। मतलब 10 रोटियां खा ली तो मेरा पेट भर गया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरा पेट भर गया, खुश हो गया मैं। अगर 5 खाई है, 10 से कम खाई है ना, तो इस समय मैं सैचुरेटेड नहीं हुआ, अभी भी मैं अनसैचुरेटेड हूं, अभी और ज्यादा खा सकता हूं। लेकिन किसी पार्टी में गया भैया, वहां पे 15 खा ली, खानी थी 10, कैपेसिटी 10 की है और खाली 15, तो अब हजम नहीं होंगी, अब वो आपको निकालनी पड़ेगी, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, और जितना भी आपने एक्स्ट्रा खाया है और बल्कि जो पहले वाला भी खाया था वो भी निकाल दोगे। तो यही कुछ हालत यहां पे आएगी। एक केस क्या हो सकता है, एक केस होगा भैया कि जब हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया, आयनिक प्रोडक्ट हो गया KSP से भी ज्यादा, इस समय क्या हो चुका होगा, सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, solution is super
सैचुरेटेड रैपिड precipitation occurs। इस पॉइंट के बाद क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट के बाद रैपिड प्रेसिपिटेशन होने वाला है। एक बार अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा आ जाएगी तो वहां पे खूब जल्दी से ढेर सारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, ये तीन केस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, आप और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो। आप सोच लेना 10 रोटियां खा सकता है भैया, 6 तो खाई है, अभी तो और खा लेगा, अनसैचुरेटेड है। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के बराबर हो जाए, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, अब और ज्यादा नहीं खा पाएगा, सैचुरेटेड है, अब और ज्यादा खाने की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन अगर किसी केस में आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से भी ज्यादा हो जाए, तो ये तो भैया ऐसी केस हो गई जिसकी कैपेसिटी थी 10 रोटी की, उसने भी 15 रोटियां खा ली, तो अब उससे वो हजम नहीं होंगी, बदहजमी हो जाएगी। और यहां पे क्या होगा, अगर जरूरत से ज्यादा होगा, सुपर सैचुरेटेड है, जरूरत से ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा है वो आपको प्रेसिपिटेट आउट करना पड़ेगा। ये तीन चीजें बेटा याद रख के चलना, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसी के बेस पे, इन्हीं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे। और इस सॉलिबिलिटी का जो बाकी पार्ट है, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है नीट 2018 का, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ BaSO4 इन द सॉल्यूशन इज 4.24 into 10⁻³ gram per liter at 298 Kelvin. The value of his solubility product KSP will be given molar mass of BaSO4 223 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा भाई ये जो BaSO4 है ये किस तरीके का सॉल्ट है। BaSO4 सॉलिड, ये डिसोशिएट होगा किसमें, ये डिसोशिएट होगा Ba2 पॉजिटिव एक्वस में और साथ में SO4 माइनस माइनस एक्वस में, इन दोनों में ये डिसोशिएट होने वाला है। ठीक है, सॉलिबिलिटी मान लेते हैं स्मॉल s 0 0 0 s s। KSP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, KSP का एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास कंसेंट्रेशन ऑफ Ba+2 मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा S इंटू S S स्क्वायर। सॉलिबिलिटी हमें दे तो रखी है, लेकिन सॉलिबिलिटी हमें दे रखी है ग्राम में। तो सॉलिबिलिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दे रखी है ग्राम में, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे, मोलर मास से। क्या है मोलर मास, 223। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बच्चों अब ये आ गई S की वैल्यू, हमें इसका स्क्वायर करना है। क्या करेंगे हम इसको ले सकते हैं 2.04 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको हम लोग लिख लेंगे 2.242 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 233, इसका स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों कितना आने वाला है, यहां पे बच्चों आ जाएगा 10⁻⁻10। यहां पे कितना आ जाएगा 10⁻⁻10। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये कैलकुलेशन, क्या आपको इस क्वेश्चन में जरा ऑप्शन चेक कर लो, ये रियल क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया अपने घर पे कि सोचा चलो एक इजी क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं, ये रियल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया वो क्वेश्चन है। तो क्या देखो, रियल क्वेश्चन में जरूरी है आपको हर बार फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो है, लेकिन क्या जरूरी है आपको बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़े। अरे भाई एक बार ऑप्शन की तरफ तो देख लो, ऑप्शन में सारे ही 1.08 है, मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हर हाल में 1.08 ही आने वाला है। ऑब्वियसली आप इसको करोगे ये 1.04 करीब 1.03 करीब आएगा, उसको करोगे आप तो वो 1.08 आ जाने वाला है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, क्या इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को क्या किया, वो पहले इसको सॉल्व करने में पड़ा हुआ है,
वो इसको सॉल्व करने में लगा हुआ है, इसको सॉल्व करते जा रहा है, टाइम नहीं है लेकिन तब भी इसको सॉल्व करते जा रहा है। और एक बच्चे ने बहुत ही स्मार्टली तरीके से काम किया, उसको पता है, उसने पहले ऑप्शन चेक कर लिया, उसने कहा अरे यार ऑप्शन में तो 1.08 है, उसका तो कोई पंगा ही नहीं है, कंपटीशन तो यहां पे है, यहां पे पता करना है क्या आने वाला है। तो उसने क्या किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करी और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे उसने सॉल्व किया और उसको तुरंत एकदम से समझ में आ गया कि यार यहां पे 10⁻10 आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे 10⁻10 आ रहा है। तो हमें वही ऑप्शन तो चूज करना है जहां पे 10⁻10 हो, और 10⁻10 कहां पे है, 10⁻10 है बेटा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली कैलकुलेशन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे उसमें, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है concentration of Ag plus ion in the saturated solution of Ag twice C2O4 is 2.2 into 10 raised to the power minus 4 the solubility product of Ag twice C2O4। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले सोचते हैं ये जो सिल्वर क्रोमेट है ये किस तरीके से टूटेगा, Ag twice Cr2O4 सॉलिड, ये डिसोशिएट होगा किसमें, डिसोशिएट होगा 2Ag plus 1 एक्वस और Cr2O4 माइनस माइनस एक्वस में। इसकी सॉलिबिलिटी S स्टार्टिंग में 0 0, बाद में ये कितनी हो गई बेटा, ये हो गई 0, ये कितनी हो गई, ये हो गई 2S और यहां पे कितना आ जाएगा S। हमें दे के रखा है, हमें दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस देखो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होता है 2S। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या है 2S, और वो वैल्यू कितनी दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है आपको 2.2 इंटू 10⁻⁴। ये क्या आ जाएगा, यहां से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁴, ये आ गई। और KSP का एक्सप्रेशन जरा आप सोचते हैं, KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, KSP का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस पावर 2 Cr2O4 माइनस 2। यहां पे Ag का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों 2S, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, और क्रोमेट का कंसंट्रेशन कितना है S, तो KSP क्या आ गया, KSP सिंपली अपने पास आ गया 4S³। S की वैल्यू आपको वहां से पता है भाई, S की वैल्यू आप देखो आपको यहां से पता है, S की वैल्यू आपको पता है, S की वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या आएगा KSP इज इक्वल टू 4 इंटू 1.11, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं 11/10 11/10 and 11/10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू ये कितना आएगा 121, ये आ जाएगा शायद 1331, और ये अपने पास आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7 10 रेज़ टू द पावर -7। अब इसको 4 टाइम करते हैं, 1.33, इसको करना है 4 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाने वाला है, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते थे तो ज्यादा थोड़ा सा इजी हो जाता। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिखता 10 रेज़ टू द पावर -4 और 1.33, तो 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये वैल्यू 5 के आसपास आएगी, ये वैल्यू 5 के आसपास आने वाली है। यही हमें कोई ऑप्शन में देखना है, तो आप देखो बेटा एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे ये वैल्यू 5 के आसपास है, जो कि कितनी आ रही है 10 रेज़ टू द पावर माइनस, अच्छा मेरे को इसको भी करना है, इसको भी तो क्यूब करना है, एस में जो 10 रेज़ टू द पावर -4 है इसको भी तो क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -12, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -12, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -12, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर -4 का भी क्यूब होगा तो वो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -12। तो यहां पे
सब जगह आ जाएगा 10⁻⁻12, यहां पे भी 10⁻⁻12 और यहां पे भी 10⁻⁻12। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आएगा सी 5.3 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। कई बार बच्चे इनमें इतना फंस जाते हैं, उनको कैलकुलेशन का इतना हवा हो जाता है कि उनको मतलब क्वेश्चन वो सो उनको लगता है मैथ्स का क्वेश्चन है। नहीं बेटा, ऑप्शन जो दे रखे होते हैं वो ऑप्शन इस तरह से सेट किए जाते हैं कि बच्चा जरा सा पिक कर ले, कहीं से भी उसको कोई हिंट मिल जाए, वो सीधे अपने सही आंसर पे पहुंच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बेटा, पीएच हमें दे रखा है 9, तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू हो जाएगा 5, या फिर आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस यहां पे कितना होगा 10⁻⁻5। ठीक है, अब जरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता होगा इसके बारे में सोचते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड डिसोशिएट इनटू द कैल्शियम 2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस S 0 0 0 S 2S। तो हमें एक चीज ये पता चल गई कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है, 2S है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना दे रखा है 10⁻⁻5। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आएगी, S की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, इसका KSP का एक्सप्रेशन आ जाएगा KSP इज इक्वल टू आ जाएगा 4s³। ऐसे हमने बहुत सॉल्व कर लिए हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने यहां पे 4s³ क्यों लिखा है। अब S की वैल्यू हमें पता है 4, ठीक है, S की वैल्यू कितनी है, हाफ 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 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब माइनस 15, ये कैंसल्ड आउट हो गए, क्या बचा 0.5 इंटू 10⁻⁻5। ये आंसर होना चाहिए, और ये आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ये आंसर हम लोगों को दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया बेटा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, केवल उन्होंने वैल्यू चेंज कर रखी है। कैसे, पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, देखो बेटा कैल्शियम की जगह बीए कर रखा है, solution BaOH whole twice beryllium hydroxide is 12, the value of solubility product of BaOH whole twice। तो वैसे ही कर लूंगा मैं। देखो pH कितना दे रखा है बच्चों, pH दे रखा है 12, तो POH कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा 2। सो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा 10⁻⁻2। ये हमें पता चल गया। अब जरा सोचो BaOH whole twice सॉलिड, ये किस तरीके का सॉल्ट होगा, ये डिसोशिएट होगा वाटर में टू गिव 2Ba+2 एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। यहां पे सीधे लिखता हूं अब S, यहां पे कितना आएगा 2S। तो हमें एक चीज और पता चल गई कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 2S, और ये 2S की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻⁻2। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हो गई S की। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है KSP। KSP क्या है, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए 4s³। तो फिर से लगभग वैसी ही कैलकुलेशन होगी, 4 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू 10⁻⁻12, इसको कर देंगे 6। 10⁻⁻2 है, इसको कर देंगे 10⁻⁻6। ये कैंसल्ड आउट हो गए, क्या बचा 0.5 इंटू 10⁻⁻6। कुछ इस तरीके का आंसर होना चाहिए, जो कि हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻7, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। तो देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है, और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो पिछली बार 2019 का क्वेश्चन भी मैंने किया था इससे पहले, वो भी एग्जैक्टली सेम ही था, कोई नई चीज नहीं थी। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, solubility product of sparingly soluble salt AX2 is 3.2 into 10⁻⁻11, its solubility in mole per liter। तो देखते हैं बेटा, यहां पे हमारे पास सॉल्ट है जो कि है किस टाइप का,
X2 सॉलिड। ये डिसोशिएट होगा किसमें? डिसोशिएट होगा A प्लस एक्वस में और 2 प्लस में और साथ में 2B माइनस एक्वस में। इसकी सॉलिबिलिटी S 0 0, ये कितनी हो जाएगी? 0। ये यहां पे कितना आएगा? S। यहां पे कितना आएगा? 2S। तो KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी? KSP की वैल्यू जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 4s क्यूब। आपके पास कितनी वैल्यू आ गई KSP की? KSP की वैल्यू आ गई 4s क्यूब। तो आपको S की वैल्यू पता है? ओके, आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पता है और सॉलिबिलिटी पता कर रही है। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻11 दे रखा है 4s क्यूब, जिसको आप लिख सकते हो 32 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 4s क्यूब। ये चला जाएगा 8 टाइम, 8 इंटू 10⁻⁻12 s क्यूब। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻4 होल क्यूब इज इक्वल टू s क्यूब। तो ये s क्या आ जाएगा? s आ जाएगा यहां से 2 इंटू 10⁻4। ये आंसर होना चाहिए और ये आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ये आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। तो यहां पे देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दे रखा है सॉलिड। देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे केवल क्या दे रखा है? अपनी सॉलिबिलिटी दे रखी है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा है। जैसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है तो सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया था। क्या है हमारे पास? MX2 सॉलिड किसमें डिसोशिएट हो रहा है? M प्लस 2 एक्वस में और 2OH माइनस एक्वस में। यहां पे S है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये S, ये कितना हो जाएगा? 2S। तो KSP की वैल्यू क्या आएगी? KSP की वैल्यू हो जाएगी अपने पास M प्लस 2 का कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 4s क्यूब। इस बार हमें क्या दे रखा है? इस बार हमें सॉलिबिलिटी दे रखी है। इस बार हमें सॉलिबिलिटी दे रखी है तो सॉलिबिलिटी की वैल्यू पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। S की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो हो गई 5 वाला, और 10⁻⁻4 का क्यूब करो 10⁻⁻12 आ गया। ये क्या गया? 125, 125 4, 500, 500 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप चाहो देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने हमें दे रखा है कुछ इस तरीके का ऑप्शन। यहां पे दे रखा है 5 इंटू 10⁻, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है हमें। देखते हैं इसको एक बार फिर से, क्या कहीं पे गड़बड़ है। देखो बेटा क्वेश्चन तो बिल्कुल सही से कर रखा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 4s क्यूब, s की वैल्यू जो पुट करी थी वो हमने रख दी 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 था, उसका हमने क्यूब किया 10⁻⁻12 आ गया। तो यहां पे हो गया 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 4 500। ये बेटा आंसर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप लोग चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन 2002 का है, इसमें कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है, आंसर तो अपना यही सही है जो हमने कैलकुलेट किया है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ M2S सॉल्ट इज 3.5 इंटू 10⁻⁻6, देन फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये भी बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। M2S ये डिसोशिएट होगा 2M प्लस S माइनस 2 में, ये सॉलिड होगा S 0 0, बाद में ये 0, ये 2S, ये S, KSP क्या आ गई? KSP का एक्सप्रेशन आ गया 4s क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? हमें क्या दे रखा है इस बार हमें सॉलिबिलिटी फिर से दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4। यहां पे सॉल्व करता हूं, क्या करेंगे? 4s क्यूब हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको लिख लिया 4,
3.2, इसको मैं लिख लेता हूं 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 10⁻⁻6 का क्यूब करेंगे -18, तो दो ये कैंसिल आउट हो गए। यहां पे कितना आ गया, यहां पे अपने पास आ गया 49, ठीक है, इंटू 7/2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो अगर देखो बेटा ये होता 50, देखो ये होता अगर 50, तो 50 इंटू 7 कितने होते हैं 350, और 350 डिवाइड बाय 2, ये अपने पास आने वाला था 175, करीब करीब ये वैल्यू 175 से थोड़ी सी छोटी आएगी। दोबारा से बता दो बेटा, या तो आप पूरा सॉल्व कर लो, एग्जैक्टली सॉल्व कर लो, एक तो वो तरीका है, वो तरीका आपको पता है कि कांटों से भरा हुआ। दूसरा तरीका क्या है भाई, 49 है ना, 49 है, इसको मैंने सोचा अच्छा 49 50 के आसपास ही होगा, तो 50 इंटू 7 आते हैं 350, 350 डिवाइड बाई 2 175, ये वैल्यू जो आएगी ये 175 से थोड़ी सी छोटी आनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ऑलमोस्ट इक्वल टू, देखते हैं ये मैच करेगा नहीं करेगा, जो मैंने कैलकुलेशन करी है ये मैच करेगा नहीं करेगा। -18, इसको मैं लिख सकता हूं 1.75 इंटू 10⁻⁻16, ये भी लिख सकता हूं। मैच करते हैं तो आप देखो सारे ही ऑप्शन बेटा 1.7 वाले ही दे रखे हैं, तो 1.7 तो हर क्वेश्चन में आ रहा है, तो ये हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, हमें क्या देखना था कि उसके बाद क्या आ रहा है। तो 1.75 उसके बाद कितना रहा है 10⁻⁻16 हमारे आंसर में, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो देखो बेटा इस तरह से भी आप चाहो तो अपनी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हो और जल्दी से किसी भी आंसर को ला सकते हो। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन रियल में नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन रियल में आते हैं। बच्चों को लगता है कि कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट होती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में अंडर रूट लेने पड़ते हैं, पीएच लेने पड़ते हैं, एंटी लॉग लेने पड़ते हैं। बेटा एंटी लॉग पीएच लॉग टेबल तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कोई भी क्वेश्चन, मतलब मैंने भी आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं आप देख सकते हो, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन, और अब तक पूरा चैप्टर कर लिया, और पूरे चैप्टर में मेरे हिसाब से अब तक हमने कम से कम 200 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए होंगे बड़े आराम से। और आप देख लो कहां पे लॉग कहां पे एंटी लॉग की जरूरत पड़ी, रेयरली पड़ती है। लेकिन वो जो डर होता है कि एंटी लॉग आएगा, लॉग आएगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, पावर 1/3 करना पड़ेगा, वो डर इतना बड़ा होता है कि वो डर कभी आपको ऊपर उठने नहीं देता, क्योंकि आप डर को ऊपर बिठा के रखते हो। आपको क्या करना है, डर को मारो गोली और बढ़ो आगे, डर के आगे ही जीत है। जब तक डरते रहोगे तब तक जीत नहीं पाओगे। हटाओ इस डर नाम की चीज को और आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। फंसेंगे, गिरेंगे, रुकेंगे, फिर से भागेंगे, ठोकर लगेगी, हो सकता है फिर से गिर जाए, फिर से उठेंगे, फिर से भागेंगे, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, भागते रहेंगे, जब तक भागते रहेंगे जब तक हमारी मंजिल हमें मिल ना जाए। तो चलते हैं बेटा इसमें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 2 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड क्या होगा, CaF2 सॉलिड होगा, ये डिसोशिएट होगा किसमें, ये डिसोशिएट होगा Ca+2 में +2F- में, ये क्या होगा S0, ये कितना जाएगा 0S2S। तो KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, KSP की वैल्यू हो जाएगी 4S3, सिंपल सा। S की वैल्यू दे रखी है, सॉल्युबिलिटी दे रखा है, तो क्या करेंगे KSP कैलकुलेट करते हैं 4 × 2 × 2 × 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻12। तो ये आ गया 8 8 चौक 32 32 इंटू 10⁻⁻12। ऑप्शन मैच करते हैं, कहां पे दे रखा है, ये अपना दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो बेटा क्या सिंपल क्वेश्चन है, और कल भी मैं आपको सॉल्युबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्वियसली, तो वहां पे भी देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, मतलब ऐसी कोई कैलकुलेशन आ गई जो हमें लगा यार ये तो कैलकुलेशन कोई ऐसा ही बच्चा कर पाएगा जिसने मैथ्स में पीएचडी कर रखी हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, तो Cu2S होता है Ag2S है और HgS है, ये तीन सॉल्ट दे रखे हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, Ag2S, HgS are 10⁻31, 10⁻44, 10⁻45, 54 respectively the solubility of these sulfate। तो यहां पे KSP क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा S²
और ये कितनी दे रखी है 10⁻⁻31। अब देखो बेटा मैं आपको रफ सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे कितना है 31, आप इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो 10⁻31 पावर हाफ, सीधे सीधे लिख लो 10⁻31, 31 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा अपने पास 15.5, ये हो जाएगा 15.5। हमें कंपैरिजन करना है, हमसे कंपैरिजन पूछा गया है और ज्यादा नहीं पूछा गया कुछ भी। अब क्या है, अब ये Ag2s है, इसका आ जाएगा 4s³ और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻44। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1/4 10⁻44 होल पावर 1/3। तो यहां पे आ जाएगा 1/4, इसको बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, 4 पावर 1/3 और यहां पे आ जाएगा 10⁻⁻, पहले जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 12 हो जाएगा 4 टाइम और फिर 2 बचा, फिर से 4 टाइम, यहां पे आ गया -14.44 लगभग। अब अगला वाला देखते हैं, यहां पे कितना है, ये हो जाएगा s², ये कितना है 10⁻54, 10⁻54, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10⁻54 पावर हाफ, यहां पे कितना आ जाएगा 10⁻27, 10⁻27। अब देखो बेटा जिसकी s की वैल्यू ज्यादा है वो मोर सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको केवल s कंपेयर करना है, s -55.55 -14.4 -27, कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा बड़ा है, यहां पे आपको पता चलेगा -10⁻⁻14.4 is more than 10⁻⁻15.5 is more than 10⁻⁻27। ठीक है, ये हमारे पास इनकी सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन आने वाला है। तो यहां पे अगर आप चाहो तो इसको भी एक बार चेक करके देखना बेटा, इसको भी आप चेक करके देखोगे तो उससे कोई भी खास फर्क पड़ने वाला नहीं है और ये क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो जाता, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो जाता अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस किया होता, अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस किया होता। ठीक है, ये सॉल्ट एनालिसिस वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आप लैब में करते हो, एक चैप्टर होता है अपने पास छोटा सा सॉल्ट एनालिसिस, जहां पे हमें बेसिक रेडिकल पढ़ने होते हैं। तो बेसिक रेडिकल में जो Ag+ है वो ग्रुप 1 में आता है, ठीक है, और बाकी ग्रुप 2 में आते हैं। तो उस हिसाब से भी हम कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि आपको पता नहीं है, अगर मैं आपको उस तरह से समझाता तो शायद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी कैलकुलेशन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। बहरहाल लेकिन बहरहाल यहां पे हमने क्या किया, एक रफ कैलकुलेशन करी और इस रफ कैलकुलेशन से ही हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। हमारे पास सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा Ag2s, फिर होगा सॉल्युबल CuS और फिर सॉल्युबल होगा HgS। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्युबल होगा Ag2s की, ये आई थी, ये आई है HgS की और ये आई है CuS की। ऐसा हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सॉरी ये वाला CuS है, ये वाला CuS है और ये वाला HgS है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है Ag2s, उसके बाद है CuS, C ऑप्शन में, उसके बाद है HgS। तो यहां पे ऑप्शन हो जाता है बेटा C, यहां पे आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। देखो बेटा AgCl जो सॉल्ट है ये डिसोशिएट होगा किसमें, A+ में और Cl- में। जो जितना ज्यादा कॉमन आयन फेंक देगा, जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा, उतना ही ज्यादा डिसोसिएशन कम हो जाएगा। डिसोसिएशन कम हुआ, कम डिसोशिएट हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। तो आपको देखना है कि कॉमन आयन इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे है। यहां पे हमारे पास ऑप्शन ए से आएंगे, Cl- का कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा 0.02।
ऑप्शन बी प्योर वाटर है, प्योर वाटर में कोई भी कॉमन आयन नहीं होगा। ऑप्शन सी से कॉमन आयन क्या आएगा, Ag प्लस। Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 0.01। फिर उसके बाद ऑप्शन डी में है NaCl, NaCl से कॉमन आयन आएगा Cl माइनस, जो कि कितना होगा 0.01। तो देखो बेटा यहां पे सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट आया ऑप्शन ए में। जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा सॉल्ट उतना ही कम डिसोशिएट होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, उतना ही वाटर में कम डिसॉल्व हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका सही होगा। जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सॉल्युबल। यहां पे बात कर रखी है मोस्ट सॉल्युबल की। तो इस क्वेश्चन को बेटा अब आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं आपको ये लिख देता हूं। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे अपने पास आ जाएगा s पावर 5 वाला आएगा, तो ये आ जाएगा 108 s5 इज इक्वल टू 10⁻⁻70। जैसे अभी मैंने सॉल्व किया, यहां पे आ जाएगा 4s³ 6 इंटू 10⁻⁻51। यहां पे आ जाएगा CuS का आ जाएगा s²। यहां पे क्या आ जाएगा s²। यहां से कितना आ जाएगा 8:10⁻⁻37। और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा अपने पास s², ये आ जाएगा -16। ठीक है, अगर एक रफ कैलकुलेशन देखें तो यहां पे हो जाएगा 70/2, 70/5, यहां पे हो जाएगा 51/3, यहां पे हो जाएगा 37/2 और यहां पे हो जाएगा 16/2। तो यहां पे s की वैल्यू, यहां पे s की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। यहां पे s की वैल्यू क्या आएगी, √7 इंटू 10⁻⁻8, जो कि इन सब में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। आप चेक कर लेना, ठीक है, बड़े आराम से। कुछ बच्चों को हिंट हो जाता है कि अच्छा ये 10⁻⁻70/5 आएगा। 70/5 ये हो जाएगा करीब करीब 14 के आसपास है। यहां से आएगा 17 के आसपास, ठीक है, यहां से आएगा 37, ये आ जाएगा 18 के आसपास, और ये आया 8 के आसपास। तो 10⁻⁻8 मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम है वो ही अपना क्या होगा, मोस्ट सॉल्युबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगेन ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, जो आपको पढ़ने मिलता है 12th क्लास में सॉल्ट एनालिसिस में। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होता तो इसको बताने का मैं आपको एक और भी बहुत ही इजी तरीका बताता, जो इस इजी तरीके से ये सारी कैलकुलेशन भी हमें नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो चीज आप आके पढ़ते हो क्लास 12th में ही। तो अभी इसको मैंने मैनुअल तरीके से सॉल्व किया है। क्लास 12th में कभी मिलेंगे तो इसको दोबारा से हम अच्छे तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे। तो बेटा आज की क्लास में देखिए, एक तो हमने सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैसे करी जाती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा होगा तो कैसे करेंगे, पीओएस दे रखा होगा तो कैसे करेंगे, पीएस दे रखा होगा तो कैसे करेंगे। ये सारी बहुत सारी चीजें हमने आज फिनिश करी है, और खूब सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी है। कल इसका थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट करेंगे। जो एडवांस वाले पार्ट है उसमें थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, कल उसको फिनिश करेंगे। तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोगों को क्या करना है, खुश रहना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है। मम्मी पापा के साथ खुशियां बांटो, एंजॉय करो। तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में फिर से इसको कंप्लीट करते हैं। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।